नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। सबसे पहले बात करेंगे अमरनाथ के लिए अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इसके बाद बात करेंगे कुदरत का क्रोध और बारिश ने तबाही मचाई है। इसके अलावा तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ है, 10 मजदूरों की इसमें मौत हो गई है। इसके अलावा बात करेंगे ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले अब जो टिकट है तत्काल का वो कंफर्म होगा। इसके अलावा अनंत अंबानी हर साल 20 करोड़ तक सैलरी लेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे शेयर बाजार की, तो जहां सेंसेक्स करीब 500 अंक गिरा है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ओलंपिक संघ को सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संदेश जो है उन्होंने दिया है, इस पर भी बात करेंगे। और हेरा फेरी 3 में परेश रावल की वापसी हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा फूलों की घाटी में खिले हैं दुर्लभ प्रजाति के फूल। इसके अलावा जबलपुर में एक छात्रा ने दूसरी छात्रा पर तेजाब डाल दिया है। तो ये आज की तमाम अहम खबर है और अब बढ़ेंगे हमारी पहली खबर की ओर। चलिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ चलेंगे, जहां कैबिनेट की ब्रीफिंग जारी है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। इसके लिए सभी इंतजाम लगभग पूरे हो गए हैं। इस साल अब तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जिन श्रद्धालुओं ने अभी तक ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया है, उनके लिए जम्मू में ऑफलाइन पंजीकरण सोमवार से शुरू हो गया। प्रशासन की ओर से स्पेशल रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना होगा। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त यानी कि 38 दिन तक पहलगाम रूट और बालटाल रूट से होगी। अनंतनाग जिले में पारंपरिक पहलगाम रूट 48 किलोमीटर लंबा है, जबकि गांदरबल जिले में बालटाल रूट की लंबाई 14 किलोमीटर है। तो देखिए, अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से जल्द ही शुरू होने वाली है और इसको लेकर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमाम तैयारियां जो है सरकार ने, प्रशासन ने की हुई हैं। 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से ये पहला जत्था जो है अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होगा और 3 जुलाई से 9 अगस्त यानी कि 38 दिन तक ये जो पहलगाम रूट और बालटाल रूट से ये यात्रा हो सकेगी। अनंतनाग जिले में पारंपरिक पहलगाम रूट 48 किलोमीटर लंबा है, जबकि गांदरबल जिले में बालटाल रूट की लंबाई 14 किलोमीटर है। तो देखिए, इससे पहले जिस तरह से आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद से लगातार यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया था। मांग भी की जा रही थी कि यात्रा जो है शुरू की जाए और अब ये यात्रा जो है अमरनाथ की ये शुरू होने वाली है। श्रद्धालुओं ने कहा है कि आतंकियों का डर नहीं है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने आए एक श्रद्धालु ने कहा कि इस बार लोग उत्साहित हैं। पहलगाम हमले के बाद अब कोई डर नहीं है, व्यवस्थाएं अच्छी हैं और प्रशासन हमारे साथ है। एक अन्य श्रद्धालु ने कहा कि मुझे बाबा अमरनाथ पर भरोसा है। आतंकवादी जो चाहे करें, हम पर इसका कोई असर नहीं होगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे जम्मू कश्मीर आएं ताकि हमारी सेना और सरकार यह कह सके कि हम पर आतंकियों की हरकतों का कोई असर नहीं हुआ है। तो अमरनाथ के लिए आपको बता दें, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 2 जुलाई को पहला जत्था बेस कैंप से रवाना होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। 3888 मीटर ऊंचाई पर है अमरनाथ गुफा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में रविवार से ही तेज बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड के चलते प्रदेश की करीब 129 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। मानसून के बाद से राज्य में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 3 लोगों ने जान गंवाई है। हिमाचल के मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर थलौड की भुभु जोत टनल के पास सोमवार सुबह लैंडस्लाइड हुई। इससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ। टनल के अंदर भी कई गाड़ियां फंस गईं। अलर्ट के चलते आज हिमाचल के 4 जिलों में स्कूल बंद हैं।
बिहार के भोजपुर, बक्सर और नालंदा में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं गया के इमामगंज में लगुराही वाटरफॉल में रविवार को अचानक पानी बढ़ गया। तेज बहाव में 6 लड़कियां बह गईं। स्थानीय लोगों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। मौसम विभाग के अनुसार आज करीब 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश होगी। उत्तराखंड और झारखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 12 राज्यों में तेज बारिश का ऑरेंज और 17 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में भारी बारिश हुई है। भारी तबाही ये बारिश लेकर आई है। 129 सड़कें राज्य की इससे बंद हो गई और 39 लोगों की अब तक मानसून के बाद से मौत हो गई है। लैंडस्लाइड जो हुई, जिसके बाद टनल में भी कई गाड़ियां फंस गईं। बिहार में भी बिजली गिरी, जिसकी वजह से 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो ज़्यादा बारिश कहां हो रही है और कहां अलर्ट जारी किया गया है, आपको ये बता दें। चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ओडिशा, सिक्किम, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, यहां तेज बारिश की संभावना है। इसके अलावा मध्यम बारिश छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मणिपुरम हुई है, आपको बता दें। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक, लक्षद्वीप शामिल है। ये वो राज्य हैं जहां हल्की से मध्यम बारिश फिलहाल होगी या आने वाले समय में इसका अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। मानसून तो आया है, लेकिन साथ में आफत की बारिश भी लेकर आया है और हिमाचल प्रदेश में अकेले 39 लोगों की अब तक मानसून की वजह से मौत हो गई है। पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी राज्य हैं, वहां लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, जिसके कारण यातायात पूरी तरह से बंद है। इसके अलावा मौसम विभाग ने कई ऐसे राज्य हैं जहां पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि कुछ जगहों पर बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें, बिहार में बिजली गिरने से 5 लोगों की अब तक जान चली गई। हिमाचल में भी भारी बारिश हुई। 129 सड़कें इस भारी बारिश की वजह से बंद हो गई हैं। 39 लोगों की फिलहाल अभी तक मौत हुई है। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में दवा बनाने वाली फैक्ट्री की रिएक्टर यूनिट में विस्फोट से 10 मजदूरों की मौत हो गई। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मल्टी जोन 2 के आईजी वी सत्यनारायण ने बताया कि घटना में कुल 8 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 6 शव घटनास्थल से बरामद हुए, जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत हुई है। इसके अलावा 26 अन्य घायल हैं। एनडीआरएफ, डीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों के साथ ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। साथ ही मलबे में कई लोगों के फंसे होने की खबर है। हादसा पाश मिलारम स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज में सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। अभी विस्फोट की वजह सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक रिएक्टर में अचानक तेजी से केमिकल रिएक्शन होने की वजह से विस्फोट हो सकता है। धमाके से कई मीटर दूर जो मजदूर हैं वो जा गिरे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि वहां काम कर रहे मजदूर करीब 100 मीटर दूर जा गिरे। विस्फोट की वजह से रिएक्टर यूनिट तबाह हो गई है। मलबे के नीचे कुछ मजदूरों के दबे होने की भी आशंका है। आग पर काबू पाने के लिए 2 फायर रोबोट और डिजास्टर रिस्पांस यूनिट को भी तैनात किया गया है। तेलंगाना में ये केमिकल फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ और 10 मजदूरों की मौत हो गई है। फिलहाल 6 मजदूरों के शवों को बरामद किया गया है। तो देखिए, तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में दवा बनाने वाली ये फैक्ट्री है जहां रिएक्टर यूनिट में विस्फोट हुआ है और 10 मजदूरों की मौत हो गई है। इसके अलावा 26 से ज़्यादा लोग जो हैं घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल 6 मजदूरों के शवों को बरामद किया गया है। हादसा किस वजह से हुआ है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया और अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है।
मल्टी जोन 2 के आईजी वी सत्यनारायण ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कुल 8 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 6 शव घटनास्थल से बरामद हुए हैं, जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत हुई। इसके अलावा 26 अन्य घायल हैं। एनडीआरएफ, डीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों के साथ ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। आगे बढ़ेंगे। अब ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी यह चार्ट जो है सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था। इससे यात्रियों को टिकट कंफर्म नहीं होने पर वैकल्पिक यात्रा का दूसरा टिकट बुक करने के लिए ज़्यादा वक्त मिलेगा। यह फैसला हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया। रेलवे बोर्ड जल्द ही इन बदलावों को फेज वाइज लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड को इस बदलाव को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्देश दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 1 जुलाई 2025 से शुरू करने की योजना है। शुरुआत में इसे कुछ खास ट्रेनों पर लागू किया जाएगा। यह नियम मुख्य रूप से लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए है, लेकिन शुरुआत में इसे चुनिंदा ट्रेनों जैसे हमसफर श्रेणी की ट्रेनों पर लागू किया जाएगा। बाद में इसे राजधानी, शताब्दी, मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट जैसी अन्य ट्रेनों तक बढ़ाया जाएगा। ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले अब जो टिकट है वो कंफर्म होगा और चार्ट 8 घंटे पहले बन जाएगा, जिससे जो यात्री हैं वो वैकल्पिक ट्रेन का रास्ता भी चुन सकते हैं। अभी आपको जानकारी दे दें, 4 घंटे पहले ट्रेन जो चार्ट बनता है ट्रेन का, और इसके अलावा लगातार लोगों को काफ़ी परेशानियां भी हो रही थी और रेलवे अब देश भर में इस नियम को जल्द ही लागू करेगा। सिलसिलेवार तरीके से इसे लागू किया जाएगा। उल्लंघन के लिए जुर्माना एसी के लिए आपको बता दें 440 रुपये, स्लीपर के लिए जुर्माना 250 रुपये भी निर्धारित किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी को हर साल 10 से 20 करोड़ रुपए की सैलरी मिलेगी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें सैलरी के साथ कंपनी के मुनाफे में कमीशन और कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 25 को अनंत अंबानी को कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया था। अनंत 1 मई से 5 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। 2023 में कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अनंत को अगस्त 2022 में कंपनी के एनर्जी वर्टिकल की कमान सौंपी गई थी। इसके अलावा अनंत मार्च 2020 से जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, मई 2022 से रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड और जून 2021 से रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के साथ साथ रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी लिमिटेड के बोर्ड मेंबर हैं। वे सितंबर 2022 से रिलायंस की फिलैंथ्रोपिस्ट आर्म रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड में भी हैं। अनंत अंबानी अब हर साल 20 करोड़ तक की सैलरी लेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं अनंत अंबानी और उनका ये कार्यकाल 5 साल का होगा। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी को हर साल 10 से 20 करोड़ रुपए की सैलरी मिलेगी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें सैलरी के साथ कंपनी के मुनाफे में कमीशन और कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 25 को अनंत अंबानी को कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया था। अनंत 1 मई से 5 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। 2023 से वे कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अनंत को अगस्त 2022 में कंपनी के एनर्जी वर्टिकल की कमान सौंपी गई थी। इसके अलावा अनंत मार्च 2020 से जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, मई 2022 से रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड और जून 2021 से रिलायंस न्यू एनर्जीज लिमिटेड के साथ साथ रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी लिमिटेड के बोर्ड मेंबर हैं। वे सितंबर 2022 से रिलायंस की फिलैंथ्रोपिस्ट आर्म रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड में मौजूद हैं। अनंत अंबानी को अब इसी के अनुसार आगे बढ़कर 10 से 20 करोड़ रुपए तक की सैलरी दी जा सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं अनंत अंबानी। उनका ये कार्यकाल 5 साल का होगा। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ की वार्षिक आम सभा में शामिल होकर खिलाड़ियों और खेल संगठनों को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने आगामी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर रणनीति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक जिला एक खेल जैसे मॉडल को और सशक्त बनाया जाएगा। इस दौरान खेल विभाग के अधिकारी, संघ के पदाधिकारी और विभिन्न खेल संघों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में विधायक रमेश मेंदोला को लगातार 5वीं बार मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया, तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव को मुख्य संरक्षक बनाया गया है। संघ के मीटिंग में मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी ने अपनी ओर से इस अवसर पर ओलंपिक संघ के इस पूरे आयोजन के लिए बधाई देता हूं और खासकर खेल और युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा 26 करोड़ की राशि से जबलपुर राज्य में नवनिर्मित खेल परिसर मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी का लोकार्पण हमने पिछले फरवरी माह में किया था। उल्लेखनीय कि खेल संघों के साथ मिलकर के और अच्छे से काम कर, इसलिए ओलंपिक संघ के अध्यक्ष माननीय खेल मंत्री हमने बनाए थे विश्वास सारंग जी, और हमने सबने प्रयास किया कि ओलंपिक संघ खेल संघों के साथ सरकार के भी सभी विभागों की दक्षता के साथ हमारे नई प्रतिभा भी निकल करके आगे आए और उनको योग्य प्रकार से सरकार मार्गदर्शन करे, क्योंकि आखिरकार खेल संगठन और खेल का कल्याण ये अलग अलग चीज नहीं हो सकती, दोनों एक ही चीज है। और आज का समय तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी बात के लिए है कि दुनिया के अंदर ओलंपिक में हो, एशियाड में हो, सभी प्रकार की एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, सभी प्रकार के खेलों की स्पर्धा में हमारा देश का नाम भी बढ़े और मध्य प्रदेश का नाम भी बढ़े। उस नाते से आप सब लगे हैं, भिड़े हैं, और इस नाते से ही मैं अपनी ओर से सबको बधाई देता हूँ। और इस अवसर पर खेल के लिए समर्पित माननीय हस्तियाँ हैं जो अलग अलग प्रकार से, ओम सोनी जी भी उसी लाइन के, दिग्विजय सिंह जी भी ओलंपिक संघ में अपने जबलपुर से मिसाल जलाए हुए हैं। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से बधाई। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फिल्म हेरा फेरी 3 की। फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर परेश रावल के फैंस के लिए अच्छी खबर है। परेश रावल अब फिल्म में वापसी करने जा रहे हैं। दरअसल परेश रावल पहले हेरा फेरी 3 का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में फिल्म छोड़ने की घोषणा कर दी है। परेश के फिल्म छोड़ने के बाद एक्टर की टीम ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा था। अक्षय की वकील पूजा तिड़के की माने तो प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म पर ज़्यादा पैसा खर्च किया है, इसलिए इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। विवाद बढ़ने पर परेश रावल ने फिल्म का साइनिंग अमाउंट 11 लाख रुपए और 5% ब्याज के साथ वापस कर दिया। जानकारी के अनुसार विवाद का एक कारण यह भी था कि परेश रावल ने मेकर्स से फिल्म छोड़ने की बात करने से पहले ही मीडिया में इसकी घोषणा कर दी थी। हालांकि हाल ही में परेश रावल ने एक इंटरव्यू में हेरा फेरी 3 से जुड़े विवाद पर खुलकर बात की। उनका कहना है कि ये कोई विवाद नहीं था, वो सिर्फ ये चाहते थे कि सभी साथ आकर मेहनत करें। अब सारे मामले सुलझ चुके हैं। हिमांशु मेहता संग बातचीत में परेश रावल ने कहा है कि नहीं, कोई कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है। क्या होता है कि जब कोई चीज़ इतनी लोगों को भाती है तब हमें थोड़ा और सावधान होने की ज़रूरत होती है। ऑडियंस के लिए हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि वो लोग बैठे हैं, आपको इतना प्यार करते हैं, आप चीज़ों को नज़रअंदाज या हल्के में नहीं ले सकते। उनको मेहनत करने दो। तो मेरा यही है कि सब साथ में आए और मेहनत करें, और कुछ नहीं। लेकिन ये कोई विवाद हुआ ही नहीं है। अब हमारे बीच सब कुछ सुलझ गया है। 2000 में आई फिल्म हेरा फेरी में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल की तिगड़ी ने लोगों को खूब हंसाया था। तीनों अभिनेताओं के फिल्म में साथ आने के सवाल पर परेश ने कहा है कि हाँ, पहले भी साथ थे और अब भी हम साथ हैं, बस थोड़ा खुद को सही करना था। तो एक बार फिर से बाबू राव यानी कि बाबू भैया की हेरा फेरी 3 में वापसी हो गई है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जबलपुर में हुए एक बार फिर से तेजाब कांड की। जबलपुर में एक बार फिर से तेजाब कांड हुआ है। एक छात्रा ने दूसरी छात्रा पर तेजाब डाल दिया। दोस्ती तोड़ने की वजह से इंजीनियरिंग छात्रा
इशिका साहू ने अपनी दोस्त के ऊपर तेजाब डाल दिया है। अवधपुरी कॉलोनी में ये सनसनीखेज वारदात हुई है, जिसके बाद जो छात्रा है गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल छात्रा को गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र की अवधपुरी कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, जबलपुर में एक बार फिर से तेजाब कांड हुआ है और यहाँ दोस्ती तोड़ने के पीछे एक छात्रा ने दूसरी छात्रा पर तेजाब डाल दिया और इंजीनियरिंग की ये छात्रा बताई जा रही है। इसका नाम इशिका साहू है और इस छात्रा ने अपनी दोस्त के ऊपर तेजाब डाल दिया है। ग्वारीघाट क्षेत्र में रहने वाली दो बच्चियां जो पड़ोसी हैं, 100 मीटर की दूरी पे दोनों का घर है, साथ में पढ़ती हैं। दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा था और इस बात को लेकर के इशिका साहू नाम की बच्ची है, इसने श्रद्धा दास के ऊपर ऐसे चेहरे पे फेंक दिया था, जिस पर थाना ग्वारीघाट में धारा 124(2) BNS के तहत कायमी की गई है एवं आरोपियों को अभिरक्षा में ले लिया गया है। रीजन आपसी मनमुटाव की बात सामने आई है। अब विवेचना में है ये वाली बात, विवेचना में पता चलेगा कि ऐसा क्यों ऐसा उन्होंने किया। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के चमोली जनपद की उच्च हिमालयी घाटी में दुर्लभ फूल खिले हैं। यह घाटी प्रकृति प्रेमियों की खास पसंद बनी हुई है। राष्ट्रीय पार्क इन दिनों विदेशी मेहमान पुष्प हिमालयन ब्लू पॉपी की सौंधी खुशबू से महक रहा है। विशेषकर जापानी प्रकृति प्रेमी पर्यटकों की पहली पसंद इस खूबसूरत ब्लू पॉपी पुष्प की रंगत घाटी में देखते ही बनती है। अपनी विविधता के कारण अल्पाइन हिमालयी पुष्पों की रानी का ताज पहने इस पुष्प का वानस्पतिक नाम मेकोनोप्सिस बीटोनिक फोलिया है और ख़ास बात यह है कि इसी दुर्लभ पुष्प के दीदार करने के लिए प्रति वर्ष जुलाई माह में जापानी पर्यटक दल इस नंदन कानन फूलों की घाटी की ओर रुख करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि करीब 4 दशक पूर्व यह दुर्लभ अल्पाइन पुष्प ब्रिटिश पर्वतारोही और वनस्पति वैज्ञानिक फ्रैंक स्मिथ द्वारा खोजी इस खूबसूरत पुष्प बियाबान में मेहमान बनकर आया था और चमोली में फूलों की घाटी में ये दुर्लभ प्रजाति के फूल जो हैं खिले हैं। जापान से भी लोग इन फूलों को देखने के लिए पहुंचते हैं। प्रकृति प्रेमियों की ये घाटी और ये जो फूल हैं पहली पसंद बने हुए हैं। दुर्लभ प्रजाति के ये फूल बताए जाते हैं और देखने में ये बड़े ही आकर्षक दिखते हैं और बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं इन्हें देखने के लिए पहुंचते हैं। ब्लू पॉपी फूल जो है इस समय चमोली में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारी बारिश के अलर्ट के चलते सूबे में 24 घंटे तक चारधाम यात्रा थम गई है और इसके बाद से अब इस यात्रा को सुचारू रूप से फिर से चलायमान कर दिया गया है। धाम में सुबह से ही खुशनुमा मौसम बना हुआ है। साथ ही पतित पावन अलकनंदा नदी का जलस्तर भी अब सामान्य हो चला। ऐसे में बद्रीपुरी में यात्रियों की चहल पहल बढ़ गई। कमिश्नर के निर्देशों के तहत जिलाधिकारी अपने क्षेत्र में स्थित स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और साथ ही साथ मौसम बिगड़ने पर यात्रा वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने के आदेश दे सकेंगे। इस बीच भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में यात्रा सुचारू होने के बाद तीर्थ यात्रियों के वाहनों की आमद एक बार फिर से बढ़ने लगी है। होटल कारोबारी से लेकर स्थानीय दुकानदारों, प्रसाद, तुलसी माला का कारोबार करने वाले युवाओं के चेहरे की रौनक एक बार फिर से लौट आई है। तो देखिए, बद्रीनाथ में भारी बारिश से जो चारधाम यात्रा रुकी हुई थी एक बार फिर से उसे सुचारू रूप से जो है शुरू कर दिया गया है। यात्रियों की और श्रद्धालुओं की जो चहल पहल है एक बार फिर से वो बढ़ गई है। स्थानीय दुकानदारों के चेहरे जो हैं एक बार फिर से खुश नज़र आ रहे हैं। अलकनंदा नदी का जलस्तर भी अब सामान्य हो गया है। आपको बता दें, भारी बारिश की वजह से चारधाम यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया था और अब इसे एक बार फिर से जो है चालू कर दिया गया है। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।